Welcome to Shreya's UPSC campus. In this video, I cover Regulating Act 1773 and Amending Act 1781. This video cover concept as well as PYQs. This video is beneficial for concept building and for revision purpose. So in this video, I cover whole concept of all of these two act and as well as the prelims PYQs. So let's begin with the very first topic, which is Regulating Act 1773. So very first topic, Regulating Act. So first we need to understand what's the background of this act. East India Company was a trading company. As we all know that East India Company एक trading company की तरह आई थी इंडिया में 16th century के अंदर. बट स्लोली इट बिकम अ रूलर इन इंडिया. ये कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आई थी बट धीरे धीरे करके इट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड इट रूल्ड द इंडिया. इस एक्ट से पहले क्या प्रॉब्लम थी, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं. तो प्रॉब्लम बिफोर 1773 कंपनी ऑफिसर बिकम मतलब कंपनी ऑफिसर क्या हो रहे थे, करप्ट होते जा रहे थे. नो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं था कंपनी के ऊपर. कंपनी वॉज बैंकक्रप्ट आफ्टर. अब देखो बंगाल, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद कंपनी जो थी वो बैंकक्रप्ट होती जा रही थी. गवर्नर ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे वर्क इंडिपेंडेंटली. अब देखो जो गवर्नर थे बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इन तीन जो इन लोगों ने प्रोविंसेस बनाई थी उनके जो गवर्नर थे वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे. कोई यूनिटी नहीं थी, सब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट सैड. अब इन ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, कंट्रोल करना पड़ा ओवर द कंपनी. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट सैड एनफ वी मस्ट. अब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या लगा कि हमें कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए. इन्हीं प्रॉब्लम को मद्देनज़र रख के एक एक्ट लाया गया विच इज़ रेगुलेटिंग एक्ट 1773. अब देखो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं इस एक्ट की, वो ज़रा देखते हैं. अकॉर्डिंग, अब देखो मैंने ये सारे नोट्स एम लक्ष्मीकांत से बनाए हैं. सो एम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग दिस एक्ट इज़ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस. अभी ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस रखता है. क्यों? फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी, क्योंकि पहली बार ये एक ऐसा एक्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया था कंपनी के ऊपर. ओके एक चीज़ याद रखना, कंपनी, अब हमारे पास यहाँ पर दो रूल्स हैं, कंपनी रूल एज वेल एज क्राउन रूल. कंपनी रूल के दौरान जितने भी एक्ट आएंगे दीज आर चार्टर एक्ट. सो ये पहला चार्टर एक्ट है. ओके बिफोर दिस कंपनी वॉज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट. इस एक्ट से पहले कंपनी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थी, कोई इस पर कंट्रोल नहीं था. आफ्टर दिस ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्ट रेगुलेटिंग. अब देखो इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल बनाना स्टार्ट किया कंपनी के ऊपर. सो यहाँ पर कुछ यूपीएससी कीवर्ड है. फर्स्ट स्टेप क्या था, टुवर्ड्स ब्रिटिश कंट्रोल. पहला स्टेप क्या रखा, ब्रिटिश कंट्रोल, मतलब ब्रिटिश ने कंट्रोल किया. फर्स्ट स्टेप जो था वो ब्रिटिश कंट्रोल था. ओके नाउ सेकेंड पॉइंट, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल ऑफ अब देखो यहाँ पर हम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल देखते हैं कंपनी के. अब देखो अर्लियर कंपनी वॉज ओनली अ ट्रेडर. पहले कंपनी एक ट्रेडर या फिर एक मर्चेंट की तरह थी. नाउ ब्रिटेन एक्सेप्ट कंपनी इज रूलिंग. अब देखो ब्रिटेन ने एक चीज़ एक्सेप्ट की कि कंपनी अब एक रूलिंग टेरिटरीज की तरह वर्क कर रही है, रूल कर रही है. कंपनी इज़ डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है. दिस ऑफिशियली मेड कंपनी अ पॉलिटिकल पावर. इसके इन दो चीज़ों के थ्रू कंपनी का एक पॉलिटिकल पावर क्रिएट हो रही थी. नाउ फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पावर स्टार्टेड गेटिंग सेंट्रलाइज्ड. बंगाल बिकम अ सेंटर ऑफ कंट्रोल. अब देखो यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडेशन, जो नींव रखी गई, वो सबसे पहली बार इसी एक्ट के थ्रू रखी गई थी.
जो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है, ये जो नींव रखी गई थी भारत के अंदर, वो इसी एक्ट के दौरान रखी गई थी। तो इसमें होता क्या है, पावर स्टार्ट गेटिंग सेंट्रलाइज्ड। इसमें क्या होता है, पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। अब यहाँ पर क्या था, बंगाल बिकम अ सेंटर ऑफ कंट्रोल। अब अभी हम बंगाल के आगे और देखेंगे। इसमें क्या हुआ, बंगाल जो है वो सेंटर ऑफ कंट्रोल बन चुका था। ये हमने स्पेक्ट्रम में भी कवर किया है कि बंगाल प्रोविंसेस कैसे बना, मद्रास कैसे बना, बॉम्बे कैसे बना, ये हमने कवर किया पूरी वीडियोस के अंदर, तो उसमें आपको इसकी डिटेल पता पड़ेगी। तो बंगाल जो था ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर था, नॉट ओनली फॉर ब्रिटिशर, इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इस्लामिक मुगल्स ऑल्सो। दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। हाँ, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट थी भारत के अंदर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहला फीचर जो था, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ जो की गई थी वो थी जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। मतलब उसको एक सुप्रीम पोजीशन दे दी गई थी। अर्लियर बंगाल हैड ओनली अ गवर्नर, पहले बंगाल के पास बस एक गवर्नर था, बट आफ्टर दिस गवर्नर ऑफ बंगाल इज कॉल्ड गवर्नर जनरल। ओके, बट इसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर है, जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, वो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल भी था और लास्ट गवर्नर बंगाल का वो कौन था, लॉर्ड वेरेन हॉस्टिंग्स। मीन्स ये पहला गवर्नर जनरल भी था बंगाल का और ये लास्ट गवर्नर भी था बंगाल का। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंटर ये आता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब दूसरी पहला क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया था, इसको एक सुप्रीम पोजीशन दे दी गई थी। अब हमारे इम्पॉर्टेंट जो 3 इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे ब्रिटिशर्स के, पहला बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। पहले इन तीनों के सेवरल गवर्नर्स होते थे और वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे, बट इसको सेंट्रलाइज्ड करने के लिए गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। और ये दोनों जो दो हमारी प्रोविंसेस और थी जो कि बॉम्बे और मद्रास, ये दोनों इसके सबऑर्डिनेट कर दी, मतलब इसके अधीन कर दी। अब जो भी ये रूल बनाएगा वो इनको मानना पड़ेगा। ऐसे समझो जुडिशरी के अंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किसको बना दिया, बंगाल को बना दिया, और हाई कोर्ट हमारे बॉम्बे और मद्रास। इस टाइप से समझो, वैसे ऐसा नहीं है बट मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया कि इस तरीके से आप समझ सकते हो। सेकेंड पॉइंटर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स आर क्रिएटेड। अब दूसरी चीज़ जो की थी वो क्या की थी कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी थी 4 मेंबर्स की। ओके, गवर्नर जनरल हैड 4 मेंबर्स की, मतलब गवर्नर जनरल के पास 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। डिसीजंस वर टेकन, अब देखो यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते थे ये मेजॉरिटी वोटिंग के थ्रू लिए जाते थे। ओके, मेजॉरिटी वोट के थ्रू डिसीजन लिए जाते थे, एक सेवरल इंसान वोट नहीं लेता था। अब ये पूरा डिस्कशन होता था कोई भी डिसीजन लेने से पहले। गवर्नर जनरल कुड बी, अब देखो गवर्नर जनरल जो था वो कुड बी द आउट वोटेड दिस लेटर। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, दिस लेटर क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्या चीज़, गवर्नर जनरल जो था वो आउट वोटेड हो जाता था। ओके, दैट मीन्स वॉट। सो देखो इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब है क्या, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखो होता क्या है, इसमें ये क्यों लिखा गया कि गवर्नर जनरल कुड बी आउट वोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इस वजह से मैं आपको समझा रही हूँ। देखो हुआ क्या था, अगर गवर्नर जनरल एक न्यू टैक्स लाना चाहता है, ठीक है, कि भाई नया टैक्स आएगा एक, और 4 मेंबर की काउंसिल है इसकी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या मेजॉरिटी वोट से कोई भी डिसीजन बनता है। अब अगर आउट ऑफ 4, मतलब 4 मेंबर्स में से अगर 3 मेंबर्स ने
इसने जो गवर्नर जनरल है उसने तो कहा कि भाई एक न्यू टैक्स आएगा, बट 3 लोगों ने मना कर दिया कोई न्यू टैक्स नहीं आएगा। तो असलियत में मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग कोई न्यू टैक्स नहीं आएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का डिसीजन था वो आउट वोटेड हो जाता था, ठीक है ना, वो मान्य नहीं होता था अगर मेजॉरिटी ना माने। ओके मतलब आप कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए कुछ आगे हुआ, वो आगे हम देखेंगे। ओके तीसरा पॉइंट जो तीसरी चीज़ जो हुई वो हुई बॉम्बे एंड मद्रास। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बंगाल को तो सुप्रीम पोजीशन दे दी गई थी और बॉम्बे और मद्रास को उसके सब ऑर्डिनेट कर दिया गया था। अर्लियर बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल ये तीनों ही इंडिपेंडेंटली काम करते थे, तीनों के अपने अपने गवर्नर्स थे। ओके बट आफ्टर दिस एक्ट बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर थे वो सब ऑर्डिनेट हो गए थे किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल के। ओके इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो बंगाल बॉस बने। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वही बंगाल को एक सुप्रीमेसी मिल बन गई, सुप्रीम हो गई, और ये क्या हो गए, दोनों ही जो प्रोविंसेस थे बॉम्बे और मद्रास, ये दोनों क्या हो गए, जूनियर हो गए, ठीक है, उसके मतलब अधीन काम करने लग गए थे। ओके जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था वैसा ही। अब जो फोर्थ चीज़ इसने की थी वो थी सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट इन, अब देखो हुआ क्या, कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का पहली बार इस्टेब्लिशमेंट कराया गया था। ओके फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1774 के अंदर हुआ था, कलकत्ता के अंदर। ओके इसमें कौन कौन था, इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। कंपोजिशन इसका कुछ इस प्रकार था। जो पहला चीफ जस्टिस जो था ना, अब इसका कंपोजिशन ज़रा देखना, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर। सो हमारा जो फर्स्ट चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का वो थी एलिजा इम्फे, ठीक है। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, जो कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1774 के अंदर, कलकत्ता के अंदर। ओके अब हम फर्दर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिस्डिक्शन था वो किस टाइप से होता था। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर ओवर, अब सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर दी थी वो ज़रा देखो, ब्रिटिश सब्जेक्ट, पीपल लिविंग इन कलकत्ता। अब देखो यहाँ पर क्या थी, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर थी ना वो, देखो इसमें हुआ क्या, ब्रिटिश सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ब्रिटिश के जो जितने भी सब्जेक्ट होते थे, जितने भी क्वेश्चंस उठते थे ब्रिटिश, जैसे गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन उठा या उस कंपनी के सर्वेंट के ऊपर क्वेश्चन उठा, ठीक है, या फिर रेवेन्यू के ऊपर क्वेश्चन उठा, तो सब पे ये लोग क्या थे, क्वेश्चन उठ जाते थे, है ना, सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सभी के ऊपर क्वेश्चन उठ जाते थे, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन उठ जाते थे। पीपल लिविंग इन कैलकाटा, लोगों के कैलकाटा के अंदर जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो कहाँ पे मतलब कहाँ पे जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते थे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर पार्ट में थोड़ी सी क्या थी, कमी थी, जो कि अमेंडमेंट एक्ट 1781 में जो मैं अभी पढ़ाऊँगी आगे उसमें रिजॉल्व हुई थी। ओके अमेंडिंग एक्ट 1781 के अंदर रिजॉल्व हुई थी, तो उसको अभी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि इसमें ये जो एक ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता था, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था गवर्नर जनरल के साथ, है ना, तो अभी मैं आगे पढ़ाऊँगी उसको फर्दर आगे देखेंगे। 6th क्या था, बैन ऑन प्राइवेट ट्रेड। अब देखो हुआ क्या, कंपनी सर्वेंट कैन नॉट डू प्राइवेट ट्रेड। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि कोई भी कंपनी का सर्वेंट जो है वो प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखो कोई भी गिफ्ट मतलब कोई भी चीज़ इंडियन से नहीं लेगा, है ना, कैन नॉट टेक। अब देखो है ना, तो इसका मेन एम क्या था, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक उठाया गया था करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, कि भाई करप्शन ना बढ़े, ठीक है। प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करने का मतलब कि वो कहीं प्राइवेट ट्रेड में का पार्टिसिपेट करके, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तो होगा नहीं प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट में उसी का इन्फ्लुएंस होगा, तो प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कोई करप्शन होगा नहीं, ठीक है ना। तो करप्शन से बचाने के लिए ये पर्टिकुलर थिंग उठाई गई थी।
इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। अब देखो कंपनी डायरेक्ट, अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंटर में हुआ क्या, कंपनी डायरेक्ट, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे हैड टू रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब कुछ ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनको रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब किस किस पर्टिकुलर टॉपिक्स को वो ज़रा देखो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रिपोर्ट। अब किन किन टॉपिक्स पे, पहला टॉपिक है रेवेन्यू मैटर, रेवेन्यू जितना भी इकोनॉमिक मैटर होगा, जितना भी रेवेन्यू मैटर होगा उस पर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री अफेयर, है ना। तो मतलब इस इन पर्टिकुलर 3 टॉपिक के ऊपर जो भी कंपनी के डायरेक्टर थे उनको रिपोर्ट करना होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसका क्या एम था इस पर्टिकुलर चीज़ का, इस चीज़ का एम था कि जो ब्रिटेन नाउ क्लोजली वॉच कंपनी, मतलब इससे जो हमारे ब्रिटिश थे ना वो कंपनी के वर्क को बहुत क्लोजली और बहुत डिटेलली चेक करते थे कि भाई हो क्या रहा है, कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितना रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, सिविल कैसे वर्क कर रही है या मिलिट्री कैसे वर्क कर रही है। इस पर पूरी व्यू थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस पर्टिकुलर पॉइंटर के थ्रू। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे चल के हमें क्या देख नाउ, अब इसमें हुआ क्या, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको थोड़ा डिटेलली समझना क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। एम लक्ष्मीकांत ने इसको इस तरीके से क्लियर किया है, देखो कैसे, मैंने इसको जो लाइंस थी उसको पॉइंटर्स में लिख दिया है जिससे कि आपको ईजीली समझ आए। सबसे पहला, नो क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कोई क्लियर डिवीजन नहीं था। बाय द वे गवर्नर जनरल जो था वो सुप्रीम पोजीशन पे लाया गया था, ठीक है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको सुप्रीम पोजीशन एक दी गई थी, बट सुप्रीम पोजीशन होने के बावजूद भी उसके पास कोई वीटो पावर नहीं थी। वीटो का मतलब होता है मना करना, नो। तो गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर एंड सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिस्डिक्शन था उसमें कोई क्लियरनेस नहीं थी, ठीक है, वॉज अनक्लियर, कोई क्लियरनेस नहीं थी उसकी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में। सो जो ये डिफेक्ट है ना, जो ये दिक्कत है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, इसी को ठीक करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 पास किया गया था। और आगे ही चल के ये इसको भी, इस पर्टिकुलर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को भी मैं आगे क्लियर कराऊंगी, तो ये भी आगे इसीलिए आएगा। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट जो मैं अभी इस वीडियो में कवर करूंगी, सेकेंड एक्ट जो कि है अमेंडिंग एक्ट 1781, वो इस ही दिक्कत की वजह से पास किया गया था। अब चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है। 1 लाइनर है ये प्रीलिम्स के लिए, मतलब मैंने शॉर्ट में बिल्कुल कुछ पॉइंटर्स में इस पर्टिकुलर एक्ट को बताया है। सबसे पहला कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था, 1773 के अंदर। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इसको आप देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कब बना था, कलकत्ता के अंदर। फर्स्ट स्टेप जो ब्रिटिश ने लिया था कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, जो भी चीज़ बताई हूँ उसको पॉइंटर्स में लिख दिया, इसको आप पढ़ के देख लेना। अब थोड़ा आगे हम फर्दर पढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781 के ऊपर। अब इस पर्टिकुलर एक्ट में हुआ क्या, देखो इस पर्टिकुलर एक्ट को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ जो उस पर्टिकुलर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट में गलत थी उसको सेटल्ड किया है, इस तरीके से याद कर लेना, उसमें सेटलमेंट लाए थे, तो इस वजह से इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। चलो देखो, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वाई, मतलब ये एक्ट आया क्यों। तो मैंने अभी बहुत बार आपको बता दिया कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर कुछ दिक्कतें थी, उसको सही करने के लिए लाया था। वॉट रॉन्ग, अब इसमें क्या क्या चीज़ गलत थी वो ज़रा यहाँ पर आप देखो। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का जो सो इसमें था क्या कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि सुप्रीम कोर्ट जो थे ना वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरफेयर करने लग गए थे। और जो जजेस थे वो गवर्नर जनरल मतलब ऑर्डर देने लग गए थे कि भाई कोर्ट में आओ, कोर्ट में आने के ऑर्डर देने लग गए थे किस किस को, जो कि सही नहीं था। गवर्नर जनरल को एक सुप्रीम पोजीशन मिली हुई थी, सुप्रीम पोजीशन के बाद भी उसको एक तरीके से लीड करना, है ना, गवर्नर जनरल को बुलाना। तो जजेस क्या करते थे, गवर्नर जनरल, काउंसिल मेंबर जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके मेंबर्स, कंपनी ऑफिसर्स, इनको क्या करते थे, बुलाते थे
ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन उठता था तो इनको बुलाया जाता था कोर्ट में, जैसे सिंपली बुलाया जाता है। कोर्ट केस क्रिएट इन, अब देखो कोर्ट, एनी पर्टिकुलर कोर्ट केस के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता था, क्योंकि गवर्नर जनरल कौन था, सुप्रीम था। ठीक है, अब क्या था, गवर्नेंस बिकम कंफ्यूजिंग एंड स्लो, इसके कारण क्या होता था, जो भी गवर्नेंस होती थी वो कंफ्यूजिंग और स्लो हो जाती थी। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्यों हो जाती थी, क्योंकि भाई एक पावरफुल इंसान को, एक पदवी के इंसान को आप बुला रहे हो, ठीक है, जिनको एक्चुअली रूल करने का अधिकार मिला है। ठीक है, उनको रूल करने का नहीं बोल सकते, बट हाँ उनके पास एक सुप्रीम पावर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता था और हमारी गवर्नेंस क्या हो जाती थी, स्लो हो जाती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी डिफेक्ट को सही करने के लिए ये अमेंडिंग एक्ट को लाया। ओके, आप इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को भी पढ़ते रहना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड वी मस्ट फिक्स दैट डिफेक्ट, है ना, तो इसको हम सही करेंगे, है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ो, जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि इसका दूसरा नाम ये है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यूपीएससी ऑफ्टन आस्क विच एक्ट इज ऑल्सो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्या, कि भाई ऐसा कौन सा एक्ट है जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है। तो मैं तभी इसको बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि भाई ये अमेंडिंग एक्ट होता है। ठीक है, चलो इसके फीचर्स देखते हैं ज़रा, फीचर्स क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट के, इस अमेंडिंग एक्ट के फीचर्स क्या हैं, तो ज़रा देखो। पहला, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, देखो यहाँ पर हुआ क्या, सो यहाँ पे था कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल प्रोटेक्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, कि गवर्नर जनरल और जो उसकी एक एग्जीक्यूटिव 4 मेंबर्स की काउंसिल थी ना, उसको प्रोटेक्ट किया गया था किससे, सुप्रीम कोर्ट से। सबसे पहला पॉइंटर जरा रीड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वाज क्रिएटिंग ट्रबल बाय, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, कॉलिंग गवर्नर जनरल, ठीक है, क्वेश्चनिंग काउंसिल, तो इन दो चीज़ों की रोक करने से ये एक्ट लाया इसलिए गया था कि भाई इन दो पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन ना उठें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। व्हाट दिस एक्ट डिड, तो इस एक्ट में हुआ क्या, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वॉज, देखो ज्यूरिस, जो भी हमारा गवर्नर जनरल और काउंसिल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोई भी गवर्नर जनरल जो बंगाल का है और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। फॉर एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, और ये कब क्वेश्चन नहीं उठा सकते, अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी वर्क कर रहे हैं तब। ठीक है, अगर कोई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी काम करती है, तो उसका क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठेगा। ठीक है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये एक्ट लाया गया था। सिंपल वर्ड में ज़रा हम देखते हैं यहाँ पर कि जज कैन नॉट क्वेश्चन गवर्नर जनरल इन ऑफिस वर्क, जैसे ऑफिस में इसको ऑफिशियल कैपेसिटी को आप ऐसा समझो कि भाई ऑफिस में अगर गवर्नर जनरल है, कोई काम कर रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, तो उसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंटर क्या है यहाँ पे, कंपनी सर्वेंट ऑल्सो प्रोटेक्टेड, अब यहाँ पर कंपनी के जो सर्वेंट हैं इनको भी प्रोटेक्ट किया गया, जैसे कंपनी ऑफिसर वर ऑल्सो एग्जाम्प्ट, अब इसमें से कंपनी ऑफिसर को भी निकाल दिया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंपनी ऑफिसर के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं उठ सकता। कब नहीं उठ सकता, अगर वो ऑफिशियल एक्ट या फिर आप बोल सकते हो ऑफिशियल वर्क कर रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट ट्राई दैम, ठीक है, फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। ओके, तो जो सर्वेंट, कंपनी के सर्वेंट के ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता अगर वो ऑफिशियल वर्क में है, ठीक है, या फिर ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर है। दैट मीन्स इफ कंपनी ऑफिसर डिड गवर्नमेंट ड्यूटी, कोर्ट नॉट इंटरफेयर। ठीक है, ओके, तो हम आगे और फर्दर बढ़ते हैं। जो तीसरी चीज़ थी ना, जो थर्ड थिंग थी, वो थी रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर। जैसे मैंने शायद आपको आगे भी बताया था कि गवर्नर जनरल हुआ, सर्वेंट हुआ कंपनी का, और रेवेन्यू, इन तीन चीज़ों के ऊपर, इन तीन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन उठने लग गए थे।
जो कि नहीं होने चाहिए थे। इसी चीज़ को सही करने के लिए ये एक्ट लाया गया। आई बस समझ में, सिंपल सम अप करके बताऊँ तो इन पर्टिकुलर थिंग के ऊपर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में ना उठें उसके लिए ही ये एक्ट लाया गया था। अब हम थोड़ा रेवेन्यू मैटर के ऊपर देखते हैं कि रेवेन्यू मैटर्स को भी रिमूव कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट वॉज इंटरफेयरिंग इन लैंड रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन, ठीक है, ज़मींदारी मैटर्स। तो इन पर्टिकुलर जो रेवेन्यू मैटर्स होते हैं उनमें क्या करने लग गया था, इंटरफेयर करने लग गया था सुप्रीम कोर्ट। आफ्टर अमेंडिंग एक्ट रेवेन्यू मैटर को भी हटा दिया गया, किससे, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से। दैट मीन्स कोर्ट कैन नॉट डिस्टर्ब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, चलो आगे फोर्थ आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। फोर्थ चीज़ क्या बोलती है कि क्लियर सेपरेशन बिटवीन कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है भाई, जुडिशल वर्क है। सुप्रीम कोर्ट का खाली जुडिशल वर्क है। इसमें क्लियर आप बोल सकते हो ट्रांसपेरेंसी ला दी गई कोर्ट के अंदर और एग्जीक्यूटिव के अंदर कि भाई कोर्ट का काम क्या है भाई, एक जुडिशल वर्क है कोर्ट का, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का भी एक जुडिशल वर्क है। गवर्नर जनरल का क्या काम है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का। इसलिए तुम ऑफिशियल वर्क में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ठीक है। तुम सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई क्वेश्चन उठाएगा, दैट मीन्स दे इंटरफेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑल्सो, और उनका वर्क केवल ज्यूरिसडिक्शन तक है। तो इसलिए ये इस एक्ट को लाया गया कि भाई कुछ चीज़ सही हो। दिस क्रिएट बैलेंस एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद है ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कम हो गए थे, किसके बीच में, गवर्नर जनरल के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, जो अभी क्रिएट हो रहे थे उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंटर पे कि पर्सनल लॉ ऑफ इंडियंस। अब देखो यहाँ पे कि जो इंडियंस के जो पर्सनल लॉ थे उसके ऊपर भी कुछ क्रिएशन हुई, वो ज़रा देखो इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट वॉज टोल्ड, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया कि वैन जजिंग इंडियंस, हिंदू मतलब जब तुम इंडियंस को जज करो तो हिंदू को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जज करो और मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग जज करो, ठीक है। तो मतलब हिंदूज़ को जो जज किया जाएगा वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जज किया जाएगा। किससे कही, सुप्रीम कोर्ट से कही ये बात। दिस प्रोटेक्टेड इंडियन अब देखो इससे क्या हुआ, एक ट्रेडिशन और एक कस्टम इंडियंस का प्रोटेक्ट हो रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंटर या इस पर्टिकुलर थिंग के थ्रू, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। देखो अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स, ओके। तो प्रोविंशियल कोर्ट्स के थ्रू जो अपील, अब इसमें हम थोड़ा और इसमें इस पर्टिकुलर थिंग में देखते हैं। अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट वुड गो टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ओके, नॉट टू सुप्रीम। अब देखो यहाँ पे जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट के जितने भी अपीलेट होते थे वो कहाँ जाते थे, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते थे। कि जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट के जितने भी चीज़ें हैं वो अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी जो हमारी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है ना उसके पास जाएंगी। दैट मीन्स कि प्रोविंशियल कोर्ट के जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लॉ क्रिएशन हुआ है ना, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन का क्रिएशन, वो सब कौन करेगा, वो गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो करेगी, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट के लिए। दिस लिमिटेड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर थिंग के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या हुई, लिमिटेड हो गई, एक लिमिट लग गया सुप्रीम कोर्ट की पावर पे, ओके। सो वाई अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 इज इम्पॉर्टेंट। एम लक्ष्मीकांत के व्यू के थ्रू मैं बताती हूँ कि भाई ये एक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, इट रिमूव जो हमारा जितनी भी डिफेक्ट्स थे, ठीक है, जितनी भी दिक्कतें थी उसको रिमूव कर दिया, रेगुलेटिंग एक्ट की जो जितनी भी दिक्कतें थी। इट ऑल्सो रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कोर्ट एंड गवर्नमेंट, ठीक है, कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो भी रिमूव हो गया। इट स्ट्रेंथन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ओके, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को भी एक स्ट्रेंथ मिली। इट क्लैरिफाइड द जुडिशल पावर,
जुडिशल पावर को भी क्लैरिफिकेशन मिल गई कि भाई हम किस में डिसीजन कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। ओके, एक पर्टिकुलर हमें एक बाउंड्री पता पड़ गई सुप्रीम कोर्ट को, भाई हम कहाँ पे यहाँ पर किस चीज़ पे क्वेश्चन उठाएंगे और किस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। ओके, विदाउट दिस लॉ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी कोलैप्स। ओके, सो आगे और बढ़ते हैं। वॉट दिस एक्ट डिड नॉट डू, है ना। अब इसमें इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या नहीं था? सबसे पहला, इट डिड नॉट एबोलिश सुप्रीम कोर्ट, इट डिड नॉट रिड्यूस ब्रिटिश कंट्रोल, इट डिड नॉट गिव पावर टू इंडियन। ओके, तो व्हाट दिस एक्ट डिड नॉट डू, क्या क्या ये पर्टिकुलर एक्ट क्या नहीं कर सका कि ये सुप्रीम कोर्ट को हटाने का एक बहुत बड़ा डिसीजन है वो नहीं ले सका। इसमें एक्चुअली क्या था, ये कुछ चेंजेस ही करना चाहता था। ये एक्ट लाया क्यों था कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक्ट लाया गया। सिंपल सी बात है, ये एक्ट पूरा का पूरा किस पे डिवोटेड है? ये पूरा डिवोटेड है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी दिक्कतें थी उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल लाया गया था एक्ट। अब ज़रा इसको रिवाइज करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स में इसी टॉपिक को पॉइंटर्स में समझा दिया है, इसको आप रीड कर लेना। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। अब यहाँ से हम PYQs करना स्टार्ट करते हैं। ये जो PYQs हैं ये इन दो टॉपिक्स के ऊपर ही हैं, है ना, और कुछ नहीं है। इन दो पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ये PYQs हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रीलिम्स का PYQ है, ये जो प्रीलिम्स के मतलब UPSC प्रीलिम्स 2012 का PYQ नंबर 1 का, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं इस वजह से डालने लग गई हूँ इसमें। सबसे पहला पॉइंटर ये है कि द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 was the first step taken by British government to control and regulate the affairs of East India Company in India। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर बताया था। The act recognized the political and administrative functions of the company for first time। ये भी ठीक है, तो इसमें हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं इस वजह से नहीं दे रही क्योंकि मैंने ऊपर आपको ये डिटेल में समझा दिया है और बिल्कुल डिटेल में और इजी लैंग्वेज में वो पॉइंटर्स लिखे हैं। उन्हीं पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। ये मैंने नहीं बनाए, ये आए हैं क्वेश्चन, मैंने बस फ्रेम किए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ओके, इसका आप अगर वो देखना चाहो एक्सप्लेनेशन तो वो मैंने वो भी डाला है। चलो मैं रीड कर देती हूँ ये भी आपको, कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। फर्स्ट, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी किस पे, कंपनी के ऊपर। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू कंपनी के ऊपर कंट्रोल किया था। वो अलग अलग पॉइंटर्स के अंदर और डिटेल मैंने ऊपर आपको बता दिया। दूसरा, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल ऑफिशियली, और अब इसमें क्या था, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और मतलब पॉलिटिकल जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी, है ना, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड हो गए थे। सो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया, तो इसको मैं ऐसे डिटेल में कवर किया है ऊपर। अब सेकंड है UPSC प्रीलिम्स 2013 का क्या क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा वॉज इस्टेब्लिश। अब देखो ये सबसे ईजी क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि कोलकाता का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब क्रिएट हुआ था। ये हुआ था भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर ही तो क्रिएट हुआ था। आई बस समझ में, तो यहाँ पर है B। ओके, इसी के अंदर ही तो क्रिएट किया था, इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। अब है हमारा थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो है UPSC प्रीलिम्स 2014 का। ये वही वाले हैं जो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लग गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करने हैं। विद द रेफरेंस टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट क्रिएट द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन बंगाल। ओके, चलो देखो, इट क्रिएट द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन बंगाल, इट एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे, इट मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। हाँ, ये देखो इसका फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड वाला ठीक नहीं है, इट एस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट इन बॉम्बे, ये वाला ठीक नहीं है, सेकंड वाला। हाँ, अब देखो सुप्रीम कोर्ट वॉज मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ था,
अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था, ये जो कोर्ट बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बनाया गया था, जो कि कैलकाटा में बनाया गया था, पहला सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये तो गलत ही है बिल्कुल, बॉम्बे में तो था ही नहीं। चलिए हम आगे और दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वो है द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 वॉज पास टू। ये वाला पर्टिकुलर एक्ट कब पास हुआ था 1781 का? आप देखो अमेंडमेंट ये बहुत बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको याद कर लेना। तो द एक्ट ऑफ है ना, ये पर्टिकुलर याद कर लेना कि ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट होता क्या है, अमेंडिंग एक्ट होता है, ठीक है। वॉज पास टू, अब ये क्यों पास हुआ था मैंने जस्ट अभी बताया था, जितनी भी दिक्कतें थी रेगुलेटिंग एक्ट में उसको रिमूव करने के लिए पास हुआ था, तो इसमें ये हमारा सी है, रिमूव, है ना। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये 2016 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, अब देखो यहाँ पर क्या है, ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर रेवेन्यू। अब देखो रेवेन्यू मैटर के ऊपर जो ज्यूरिस्डिक्शन, अब देखो ये तो अमेंडिंग एक्ट के अंदर ही बना था, ओके, रेवेन्यू मैटर के ऊपर, जस्ट ऊपर भी मैंने बताया था आपको, उसका एक्सप्लेन बिल्कुल किया था। सिक्स क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का है। द टर्म गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब ये जो टर्म है किसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर हुई थी इंट्रोड्यूस। चलो इसको भी आगे बढ़ो, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, ये था ये 2020 में पूछा गया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेंडिंग एक्ट 1781। इस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों लाया गया था ये, कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे हमारे गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मतलब कोर्ट के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे उसको रिमूव करने के लिए लाया गया था, तो इसका ऑप्शन है सी। अब हमारा 8th क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया था, और ये एक इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं है, एक इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। वो कैसा, जरा ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द एक्ट, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट को मैच करना है, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, है ना, करेक्टली मैच द एक्ट। तो देखो क्या है यहाँ पे, रेगुलेटिंग एक्ट, बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, बिल्कुल ये लाया ही गवर्नमेंट का कंट्रोल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती थी इसीलिए तो आया था ये, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल बिल्कुल ठीक है। अमेंडिंग एक्ट 1781, लिमिटेशन ऑफ सुप्रीम, हाँ ये दोनों ही ठीक है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। ये भी जो भी लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेशन बताने के लिए लाया था कि भाई तुम इस पर तो डिसीजन ले सकते हो और इस पर नहीं ले सकते, ओके, तो ये इसीलिए लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप इसमें कमेंट करके बता देना, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। कोई भी इसमें अगर आपको समझ ना आए, है ना, जैसे वैसे तो मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में बनाई है ये, बट फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।